मित्रों नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है अपराध की कहानी के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मैं हूं कमला प्रसाद मौर्य। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल स्टोरी बाई कमला प्रसाद। आज की कहानी कुछ इस तरह की है कि ऐसी कहानी या इस तरह का अभी तक अपराध पूरी दुनिया में देखने को नहीं आया है, बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। एक 32-33 साल का युवक सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिखता है। कमेंट लिखने के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी हत्या हो जाती है। जैसा कि आपने देखा वीडियो के मुख पृष्ठ पर ही इस बात का उल्लेख था। तो जब मैं समाचारों में ये सब बातें सुनने लगा तो हमको लगा कि निश्चित रूप से इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों तक यह घटना जरूर पहुंचाई जाए। ये घटना 9 जून 2024 की है। 9 जून 2024 को सुबह एक डिलीवरी बॉय जो है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कामाक्षी से गुजर रहा था। तो गुजरा तो बहुत से कुत्ते झगड़ रहे थे और लाश को नोच रहे थे। तो उसका ध्यान एकाएक चला गया। तो सड़क से ही बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो वो डिलीवरी बॉय लड़का जो था उसने वहीं पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और तुरंत वहीं से पुलिस को फ़ोन लगा दिया। तो थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया। उसके बाद उस लाश को अस्पताल भिजवाया, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको किसी हॉस्पिटल के मोर्चरी में अभी रखवा दिया गया, इसलिए कि हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अगर शव की शिनाख्त हो जाएगी तो मामले का पूरा पर्दाफाश हो पाएगा अच्छे से। जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में ये निकला कि जब वो जीवित था व्यक्ति तो क्या था, लोगों ने उसको पीट करके मार डाला है और उसको बहुत पिटाई हुई है। और यह पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है। उसको एंटीमार्टम कहते हैं। तो एंटीमार्टम जब पोस्टमार्टम होता है तो उस समय एंटीमार्टम मतलब मरने के बाद का जो सिस्टम होता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। लेकिन जब मरने के बाद की जो कहानी सामने में आती है उसको पोस्टमार्टम, और जो उससे पहले उसके शरीर पर घट गया होता है उसको एंटीमार्टम कहते हैं। तो एंटीमार्टम में पता लगा कि उसको रॉड से और बेल्ट से बहुत पीटा गया है और पीट कर उसकी जान ले ली गई है। जान लेने के बाद भी उसको पीटा गया है और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया है। शायद अपराधियों ने सोचा था कि ये लाश कभी पुलिस को नहीं मिल पाएगी, लेकिन पुलिस को मिल गई और पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में सब क्लियर हुआ, लेकिन ये पहचान नहीं हो पाई कि ये किस व्यक्ति की लाश है।
कपड़े उपड़े थे उसके भुगतान पर। तो हुआ यूं कि 9 जून को लाश बरामद होती है, 10 जून 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और 10 जून 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस तुरंत जो है उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल में पुलिस ने पता लगाया कि ये लाश किसकी है। तो ये लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के कई थानों को एक साथ कनेक्ट किया और पता किया कि क्या कहीं कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट जो 30 से 35 साल के युवा की हो, ऐसा हुआ है कि नहीं। तो पड़ोस के ही ज़िले में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक 33 वर्षीय युवक जिसका नाम था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी जो है 8 जून को घर से निकला है अपने दुकान के लिए, और उसी दिन शाम को वो घर नहीं पहुंचता है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो 9 जून को ही सुबह जा कर के उसकी माँ जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है कि मेरा बेटा 8 जून को सुबह जो है अपने दुकान के लिए निकला था और फिर 8 जून की दोपहर बाद से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और उसका कुछ अता पता नहीं है। तो पुलिस को जब यह सूचना मिल गई कि वह लाश जो है रेणुका स्वामी की है, तो पुलिस आश्वस्त हो गई कि अब तो पहचान हो गई कि इसकी लाश है। और लाश की जब पहचान हो गई तो अब अपराधियों की तलाश हो रही थी कि अपराधी कौन हो सकते हैं। तो चूँकि जैसे ही ये लाश मिली थी तुरंत अखबारों में या डिजिटल मीडिया पर या मतलब अन्य सोशल मीडिया पर हर जगह ये खबरें चारों तरफ फैल गई कि एक युवक की लाश मिली है, और उस युवक की लाश जो है 32-33 वर्षीय युवक की लाश है। और पुलिस ऐसे ऐसे बता रही है इस तरह के कपड़े हैं। जब सब कुछ मालूम हुआ तो अपराधियों ने भी उसमें कुछ ताना बुना बुना होगा। तो 9 जून को ही शाम को लगभग 3 लोग आते हैं पुलिस थाने पर और कहते हैं कि ये जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस हत्या को हम लोगों ने किया है, हम तीनों ने किया है। तो पुलिस ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हम लोगों ने मेहनत भी नहीं किया और ये अपराधी भी है, जो हैं जितने लोग अपराधी हैं सब लोग कबूल कर रहे हैं कि हमने इनकी हत्या किया है। तुरंत उन लोगों 3 लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती है पुलिस। तो पूछा जाता है कि अच्छा तुम लोगों ने हत्या किया है रेणुका स्वामी की, तो क्यों किया है, क्या जरूरत थी रेणुका स्वामी की हत्या करने की। तो तीनों कहते हैं कि हम लोगों का पैसे का लेन देन का मैटर था, हमारा कुछ पैसा बकाया था उसके पास नहीं दे रहा था, तो हम लोगों को उसके साथ झगड़ा हो गया। तो हम लोगों ने पीट पाट कर उसको धमकाना चाहा, लेकिन वह मर गया। तो हम लोगों ने नाले में लाश फेंक दिया और सोचा कि अब ये तो पुलिस को मिलेगी नहीं, नाले में बह करके लाश चली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों को मिल गई, तो हम लोगों ने सोचा कि आज नहीं तो कल हम लोग पकड़े ही जाएंगे, तो हम लोग पुलिस के पास सरेंडर कर देते हैं। तो फिलहाल उन लोगों को बंद करके
उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट ही गई थी और केस को जो है पुलिस क्लोज करने जा रही थी कि इसी बीच जो क्षेत्र के सीईओ होते हैं वो आते हैं थाने पर निरीक्षण करने के लिए, जिनके अंडर में वो थाना होता है। तो उन्होंने कहा कि तो वो आए तो पूछने लगे कि भाई उस केस में क्या हुआ, जो अभी सुबह कल जो है लाश आज सुबह जो मिली है उसमें क्या हुआ। तो इंस्पेक्टर बताने लगते हैं कि उसमें 3 लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है और ये तीनों अपना गुनाह भी कबूल कर लिए हैं और ये तीनों जो है स्वयं से अपना यहाँ जो है पुलिस थाने पर आ गए थे। जब तीनों अपने स्वयं से आ गए थे तो हम लोगों ने उनको अंदर कर दिया है। अब इन लोगों का चालान करना बाकी है। सिर्फ आप ही का इंतज़ार हो रहा था कि आप आएंगे तो कर दिया जाएगा। तो सीओ साहब ने कहा ठीक है, मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ। तो इन तीनों अपराधियों से सीओ साहब पूछताछ करने लगे। तीनों से अलग अलग इन्होंने पूछताछ किया तो तीनों के बयान अलग अलग आए। एक तरह की कहानी सामने नहीं आई, जिससे ये साबित हो गया कि ये तीनों अपराधी हैं नहीं, इसमें कोई मामले में कोई बड़ा झोल है। तो तुरंत सीओ साहब जो है इसका फिर से जांच करने की या वो देते हैं, निर्देश देते हैं सभी पुलिस वालों को और सब इंस्पेक्टर वगैरह को। जब निर्देश देते हैं तो फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सीओ साहब ने कहा कि ऐसा है कि पहले इन लोगों को कॉल डिटेल, CDR वगैरह निकालो और लोकेशन चेक करो कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है, इस लड़के की मृत्यु हुई है, उस दिन इन तीनों का और जिनसे बात हुई है उन लोगों का लोकेशन क्या है। तो एक समय में ही 2-3 लोगों का कांटेक्ट हुआ है और उसी समय में जब इसकी मृत्यु हुई है उसी के आसपास ये लोग जो है इन लोगों का लोकेशन भी मैच कर जाता है। तब पुलिस ने यह खंगालना शुरू किया कि किन किन नंबरों पर बात हुई है। तो इस जिन नंबरों पर बात हुई थी उसमें से एक नंबर निकल कर आता है। जब वो नंबर पुलिस देखती है तो पुलिस चौंक जाती है, ये क्या हुआ। वह नंबर जो था वह था कन्नड़ फिल्म के हीरो दर्शन का। दर्शन बहुत ही नामी गिरामी हीरो था कन्नड़ फिल्मों का और उसको चैलेंजिंग स्टार कहा जाता था। मतलब कन्नड़ फिल्मों में जो टॉपर हीरो होते हैं, अच्छे हीरो होते हैं, उनको चैलेंजिंग स्टार कहा जाता है। और जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इस तरह से तमाम नाम दिए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्रियों को, तो उसी तरह से कन्नड़ फिल्मों को सैंडलवुड नाम दिया जाता है। तो कन्नड़ फिल्मों में वो सैंडलवुड फिल्मों में वो काम करता था दर्शन, जिसको चैलेंजिंग स्टार कहा जाता है। और साउथ की फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि जिनको कि उनके फैन जो होते हैं वो उनको भगवान मानने लगते हैं। अब कन्नड़ फिल्मों में या दक्षिण भारतीय फिल्मों में कुछ अधिक ही है, उनको भगवान मानने लगते हैं, उनको मंदिर में रख करके पूजा करने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और देखा गया है अक्सर। इसी तरह से ये जो दर्शन है, दर्शन के जो फैन होते हैं, ये फैन बहुत ही जो है
एक तरह से अंधभक्ति में लीन होते हैं कि वो अपने मतलब हीरो को भगवान मानते हैं और भगवान को कहीं से कोई तकलीफ़ ना हो इसका पूरा प्रबंध करना चाहते हैं, और अगर जीवन में कभी उनसे मिल गए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ऐसा ही हुआ। तो जब वो नाम आता है दर्शन का, तो दर्शन जो है उस समय मैसूर में था। तो मैसूर में दर्शन था तो तुरंत जो है पुलिस जाती है और दर्शन को उठा लेती है। दर्शन वहाँ फिल्मों की अपने आने वाली एक फ़िल्म थी, उसी की शूटिंग करने के लिए गया था। फिल्म का नाम तो हम भूल रहे हैं, जो उसकी आने वाली फ़िल्म है उसी में वो शूटिंग करने के लिए मैसूर गया था। तो मैसूर जाकर के पुलिस उसको गिरफ़्तार करके उठा लेती है, और उठा लेती है तो अब इतना बड़ा हीरो और पूरा राजनीतिक गलियारे में भी पूरा हड़कंप मच जाता है। और जहाँ दर्शन को गिरफ्तार करके लाया जाता है जिस थाने में, उस थाने के आसपास उसके फैन के लोग जो उसको देवता मानते हैं, वो हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में आकर के प्रदर्शन करने लगते हैं कि हमारे भगवान को फंसाया जा रहा है, हमारा भगवान दर्शन जो है ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो पुलिस को इनके प्रशंसकों को नियंत्रित करने में काफ़ी मुश्किल आती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है, धारा 144 थाने के आसपास के क्षेत्रों में लगानी पड़ती है। बहुत मुश्किल से ही जो है उसके गिरफ्तारी को बरकरार रखा जाता है। अच्छा, दर्शन को तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछताछ का दौर शुरू होता है। पुलिस सारे सबूत, एविडेंस जो है इकट्ठा कर चुकी थी, तब जा कर के दर्शन को पकड़ती है पुलिस, और पकड़ करके ले आकर के रख लेती है अपने थाने में। अब बड़े बड़े मंत्रियों का और राजनीतिज्ञों का फ़ोन आने लगता है कि इसको छुड़ाने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन चूँकि इतनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन हुई और एसपी और कमिश्नर तक सभी लोगों ने इतनी तेज़ी से उसमें सहयोग किया कि अब कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बची थी कि अपराधी बच कर निकल जाए। तो गिरफ्तारी होने के बाद जो कहानी सामने आती है, उससे आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी इस तरह की है कि ये जो रेणुका स्वामी था, यह अपने धंधे में व्यस्त था, और इधर दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन को यह रेणुका स्वामी जो है भगवान मानता था और बहुत इज्जत करता था। सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया करता था। तो दर्शन की आज से करीब 12-13 साल पहले शादी हो गई थी। दर्शन की शादी हो गई थी। दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी नामक एक महिला से हो गई थी, एक लड़की से हो गई थी, जिससे एक बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विजय लक्ष्मी से और दर्शन से जो है पति नहीं, इन लोगों से विवाद हो गया है, और विवाद की वजह से दोनों में अंत में तलाक हो जाता है। तलाक तो नहीं होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो दर्शन और विजय लक्ष्मी का एक बेटा भी है। ये लोग अलग अलग रहने लगते हैं। तो उसी दौरान किसी फिल्म के लिए एक हीरोइन की ज़रूरत थी दर्शन को। तो उसने विज्ञापन दिया, और उस विज्ञापन में जो है एक महिला आती है
और वो इंटरव्यू देती है। हालांकि उसको फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन इससे जो है दर्शन से और उस महिला से, उसका नाम था पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ से जो है उसका रिलेशन बन गया। जब रिलेशन बन गया तो यह एक दूसरे प्यार के रूप में सामने आ गया। तो दर्शन के पास पैसा तो था ही, वह अपना दूसरे शहर में पवित्रा रहती थी, उसका सारा खर्चा वर्चा वो उठाता था। बाद में पवित्रा से भी एक बच्चा पैदा हुआ और वो दूसरी जगह रहती थी, फिर इसी के साथ वो रहने लगा। पहली पत्नी जो विजय लक्ष्मी थी, विजय लक्ष्मी से इसके संबंध अच्छे नहीं थे। कई बार तो जेल भी जा चुका था विजय लक्ष्मी के चक्कर में, मारपीट वगैरह किया था दर्शन। तो इतनी सारी कहानी होने के बाद एक दिन जो पवित्रा गौड़ है वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती है कि हमारे और आपके रिश्ते, दर्शन और अपने रिश्ते के विषय में बताती है सोशल मीडिया पर। हमारे और आपके रिश्ते के 10 वर्ष। तो जब इस तरह का पोस्ट होता है तो अक्सर उसमें लोग कमेंट किया करते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट जो है पॉजिटिव होते हैं, लोग शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके नेगेटिव कमेंट करते हैं। अक्सर लगा रहता है इस तरह से, जिसको पोस्ट अच्छी नहीं लगती है या कोई कारण समझ में आता है तो वो आदमी जो है उस पोस्ट के खिलाफ लिखता है। और ऐसा ही हुआ। ये जो रेणुका स्वामी था, रेणुका स्वामी ने इसी पोस्ट पर लिख दिया कि ये जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं है। और कुछ भद्दी भद्दी गालियाँ जो मतलब इस तरह से मीडिया में नहीं कहा जा सकता। तो ये सब बात देखने के बाद वो जो पवित्रा गौड़ है वो भड़क जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसने किया क्या कि उसने दर्शन को बुलाया और दर्शन के साथ मिल करके वो जो पोस्ट थी उस पोस्ट को शेयर किया कि देखिए इस तरह से हमारे और आपके रिश्ते में बोला जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। और ये आदमी जिसने हमको लिखा है इस तरह से, उसकी खबर लेनी होगी। तो दर्शन कहता है कि अच्छा ये बात, तो जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये कमेंट आया था, रेणुका स्वामी ने किया था, तो दूसरे व्यक्ति के आईडी से जो है ये कमेंट किया करता था। तो एक व्यक्ति होता है, उसका नाम था राजेंद्र। तो राजेंद्र जो है फैंस क्लब चलाया करता था, दर्शन का फैंस क्लब चलाया करता था। तो दर्शन जो है उस राजेंद्र को बुलाया और उससे कहा कि तुम जो है इस व्यक्ति का पता लगाओ, ये कौन है, कहाँ का है और क्या करता है। क्या ठीक है। तो सोशल मीडिया पर खंगालने के बाद उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद इस व्यक्ति का पता लग जाता है रेणुका स्वामी का। रेणुका स्वामी के विषय में सारी जानकारी इकट्ठा करके वह फिर जो है दर्शन से मिलता है राजेंद्र। और दर्शन से मिलने के बाद उसको बताता है कि उसका पता लग गया है, वह अपोलो नाम से एक मेडिकल शॉप चलाता है और फला जगह रहता है। सारी जानकारी जुटा कर उसने दे दिया। तो दर्शन कहता है कि उसको ख़त्म कर दो।
तो ये राजेंद्र चौंक जाता है, या ऐसा क्या हो गया कि उसको मारने के लिए बोल रहे हैं ये। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ऐसा है कि इस काम के लिए तुम लोगों को अपना जो है उसमें पैसे मिलेंगे। तो 20-20 लाख देने की बात कहा था उसने। तो ये फैंस क्लब के सदस्य तो थे ही सब। तो इन लोगों ने 3 लोग थे, ये लोग इसके ग्रुप में 3 लोग थे। तो राजेंद्र ने सोचा कि ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, क्या करना है। तो सबसे पहले तो वो लोग उठाते हैं इसको। 8 जून को जब ये घर से खाना वाना खा करके नहा धो करके अपनी मेडिकल शॉप के लिए रेणुका स्वामी चलता है, तो रास्ते से उसको उठा लेते हैं। उठा करके बंगलुरु के एक गोदाम में ले जाते हैं और बड़े प्यार से पहले उठाते हैं। तो इस तरह से नहीं उठाते, उससे कहते हैं कि आप दर्शन को तो जानते हैं ना, जो कन्नड़ फिल्मों का हीरो है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि दर्शन का बहुत बड़ा फैन होता है रेणुका स्वामी फैन होता है। तो उसको जो है बहुत अच्छा लगता है कि काश मुझे अपने भगवान से मिलने की आज मुराद पूरी हो जाएगी। और उसको कहाँ पता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। फिर ये तीनों जो है एक कैब बुक करते हैं और उसमें जो है इसको बैठा लेते हैं रेणुका स्वामी को, और लेकर जाते हैं बेंगलुरु की एक गोडाउन में। वहाँ अंदर ले जाकर के जब बंद कर लेते हैं, तब इन लोगों का तेवर बदल जाता है। और तेवर बदलने के बाद ये तीनों लोग बेल्ट और राड से उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर रेणुका स्वामी चिल्लाता रहता है कि भैया हमको क्यों मार रहे हैं आप लोग, हमको मत मारिए, हमको मत मारिए, क्यों मार रहे हैं। तो अब उसका भ्रम थोड़ी ही देर में टूट जाता है, जब उसका कथित भगवान दर्शन भी आ जाता है और वो भी रॉड से और बेल्ट से इसको मारना शुरू कर देता है। तो इसको समझ में नहीं आता है रेणुका स्वामी को कि हमने ऐसी क्या गलती की है कि हमको जो है मारा पीटा जा रहा है। वह जब तक समझता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दर्शन इन तीनों को आदेश देकर कि इसको मार करके कहीं नदी नाले में फेंक देना, और मार करके फेंक करके उसके बाद तुम लोग अपना अपना काम करने लगना। तुम लोगों का जो पैसा है वो तुम लोगों को मिल जाएगा। तो मार करके उसकी जान ले लेते हैं ये सब तीनों हत्यारे। और उसकी जान लेने के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं, जो उनका मित्र होता है। फ़ोन करके पूछते हैं कि जब किसी की जान ले ली जाए तो उसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाता है। तो जिसका इंस्पेक्टर था, जो इसका दोस्त था राजेंद्र का, तो उसने कहा कि अरे वो जो मीनाक्षी क्षेत्र में नाला है, उसी नाले में बहा दो, उसी में लाश फेंक दो, बहकर कहीं चली जाएगी, न पुलिस को लाश मिलेगी न तो कोई पोल खुलेगा। तो ये सब तीनों वहीं करते हैं, रात के अंधेरे का इंतज़ार करते हैं। अंधेरे में ले जाकर के लोग नाले में फेंक देते हैं। संजोग से वो नाले में किनारे ही जाकर के लाश जो है फंस जाती है। और अगले दिन 9 जून को वह डिलीवरी बॉय के आंखों के सामने लाश मिल जाती है और वो पुलिस को फ़ोन करता है। फिर लाश का पोस्टमार्टम होता है और ये सब चीज़ें सामने आती हैं। तो उसमें पता ये लगा कि जब पूछताछ शुरू हुई तो पता लगा कि जो इनकी प्रेमिका थी दर्शन की, पवित्रा गौड़, तो पवित्रा गौड़ को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। महिला पुलिस जब थाने में लेकर आती है, सारी पूछताछ होती है, तब
पवित्रा गौड़ कहती हैं कि वो इस तरह से कमेंट किया था, तो हमने सोचा इसको देख लेना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया है और कुछ बात नहीं है। तो पुलिस ने जो नंबर 1 का अपराधी बनाया है वो पवित्रा गौड़ को बनाया है। उसके बाद सेकंड नंबर का अपराधी जो है दर्शन को बनाया है। और उसके बाद इस मामले में कुल 17 लोग आए हैं और इन 17 लोगों को उठा करके पुलिस ने बंद करके चार्जशीट लगा करके चालान कर दिया है। फिलहाल ये लोग जेल में हैं। राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। लोग इस दर्शन को छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक, सीओ समेत जितने जांच अधिकारी थे, सब लोगों ने इतना बढ़िया से पुख्ता जांच किया है मामले का कि अब इन लोगों को छूटने का कोई संभावना नहीं है। ये लोग निश्चित रूप से अब जेल में ही रहेंगे और इनके जो फैंस होंगे, जो इनके प्रशंसक होंगे, जो इनको भगवान मानते थे, अब उन लोगों का कुल मिला करके बिना भगवान के ही काम चलाना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। इस तरह का अंधभक्त कि जब रेणुका स्वामी को उन तीनों लड़कों ने कहा कि चलिए हम आपको दर्शन से मिलवाते हैं, तो रेणुका स्वामी बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि इतना सुंदर मौका है और इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें हमारे भगवान से मिलने का पूरा अवसर मिल गया है, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। तो मित्रों, रही है आज की कहानी। बहुत दुखद कहानी थी और इस विषय पर हमने सोचा कि वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। यह एकदम ताज़ी घटना थी। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर संभव हो तो कृपया करके हमारा चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ कल रात 8 बजे फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।